नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रोफेसर पुष्पेश पंत के साथ नामक कार्यक्रम में। हमने यह नया पॉडकास्ट शुरू किया है, पॉडकास्ट श्रृंखला कहना वाजिब है, उन प्रत्याशियों के लिए जो हिंदी माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें लगता है कि इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में उनके लिए अच्छी सामग्री अंग्रेजी में है तो सुलभ है, मगर हिंदी में सुलभ नहीं है। वैसे हमारा सुझाव है कि जो लोग अंग्रेजी में भी परीक्षा दे रहे हैं उनको भी शायद ये पॉडकास्ट सीरीज उपयोगी लगेगी। हमारा प्रयास यह रहेगा कि जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो चर्चित मुद्दे हैं, उनकी पृष्ठभूमि हम आपको समझा सकें, जहां से आपके लिए समझना आवश्यक है कि मुद्दे क्या हैं, व्यक्ति कौन इसके साथ जुड़े हुए हैं, घटनाक्रम किस तरह घटा है, उसका क्या प्रभाव भारत के राष्ट्र हित पर पड़ने वाला है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये संवाद आपके साथ करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम हफ्ते में कम से कम एक बार, संभव हो तो 2 बार आपके साथ ये संवाद जारी रख सकें। इसको किस तरह आप इस्तेमाल करें उसके बारे में भी हम आपको एक सुझाव देना चाहते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि एक ही बार में सुनने की कोशिश यदि आप न करें, अगर लंबा पॉडकास्ट है तो शायद उसके टुकड़े-टुकड़े सुनकर आप अपने लिए नोट्स तैयार कर सकते हैं। मगर हम आपको पीडीएफ भी सुलभ करा रहे हैं, तो वो इसमें लिंक दिया हुआ है, आप पीडीएफ उतार सकते हैं, पीडीएफ को बार-बार दोहरा सकते हैं। मगर जैसा हमारा बार-बार कहना है कि प्रतियोगी परीक्षा में आपके उत्तरों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपनी तरफ से कितना कुछ उसमें जोड़ा है। सामग्री हम आपको सब सुलभ कराएँगे, मगर हमारा सुझाव है कि उस सामग्री को आप पचाएँ, ग्रहण करें और अपने शब्दों में, शब्द संख्या में जो प्रस्तावित होती है, उसमें लिखने की कोशिश करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम पहली बार जो इस बार ले रहे हैं पहला विषय, वो है यूक्रेन युद्ध, क्योंकि यूक्रेन युद्ध का 1 साल ऐसा है जो पूरा हो चुका है और ये एक ऐसी घटना है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक निर्णायक महत्व की मानी जाती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। इसने भू राजनीति बदल दी है, इसने ऊर्जा संकट, खाद्य संकट पूरे विश्व के लिए पैदा कर दिया है, शक्ति समीकरण बदले हैं। मगर सबसे बुनियादी बात हमारे लिए ये समझना है कि युद्ध किन 2 पक्षों के बीच में लड़ा जा रहा है, उन दोनों की तुलनात्मक शक्ति किस तरह की है, इस युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। यदि इन बातों को आप एक बार समझ लेंगे तो जो घटनाक्रम निरंतर बदलता है उसका मूल्यांकन करने में आपको बहुत ज्यादा सुविधा होगी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 पक्ष हैं। एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ यूक्रेन है। तो इन दोनों के बारे में पहले जो परस्पर रण क्षेत्र में डटे हुए हैं, उनके बारे में समझने की जरूरत है। कुछ बातें शुरू की। शीत युद्ध के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना यूक्रेन का युद्ध है। इस युद्ध ने न केवल यूरोप में बल्कि दुनिया भर में भू राजनीति को नया रूप दिया है। यद्यपि फिलहाल यह संघर्ष यूरोप तक सीमित है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी फैले नहीं, इसे पश्चिमी दुनिया की समस्या के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री ने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी इस विषय में की है कि पश्चिम अक्सर इस मुगालते में रहता है कि उनके संकट दुनिया के संकट है और दुनिया भर के जो संकट है वो उनके संकट नहीं है। यूक्रेन युद्ध ने इस बात को बहुत रेखांकित किया अच्छी तरह से कि ये भले ही यूरोपीय संकट है मगर इसके प्रभाव विश्वव्यापी हैं और इस बहाने शायद यूरोप को और अमेरिका को उन संकटों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। यूक्रेन में रूसी सैन्य हस्तक्षेप के दूरगामी प्रभाव वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में पड़ने लगे हैं। इसके अलावा यह युद्ध कुछ प्रमुख शक्तियों के पतन और कुछ ह्रास कह लीजिए, यदि पतन न भी कहें, कुछ क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के लिए संकेत दे रहा है। इन बातों को हमें ध्यान में रखना जरूरी है, यह इस विषय का महत्व है। युद्ध का एक पक्ष जिसे आक्रमणकारी पक्ष कहते हैं वो रूस है। अब उसकी आकार और जनसंख्या जो है उस पर एक दृष्टिपात बेहद जरूरी है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, जो पूर्वी यूरोप से उत्तरी एशिया तक फैला हुआ है। पृथ्वी पर कुल रहने लायक योग्य भूमि के 1/8वें हिस्से को शामिल करता हुआ यह देश लगभग 17 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन पर फैला हुआ है, जिसे 11 टाइम जोन्स में, समय क्षेत्रों में बांटते हैं। रूस की कुल आबादी क्रीमिया को जोड़कर 14.7 करोड़ से अधिक है और जीडीपी, राष्ट्रीय सकल उत्पाद के आधार पर रूस दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पीपीपी, प्राइस परचेज पैरिटी के पैमाने पर
छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आप देखें, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है इसका आकार, बहुत विस्तार बड़ा है, आबादी की दृष्टि से नगण्य नहीं है, और अर्थव्यवस्था 9वीं इसकी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्राकृतिक संसाधन रूस के स्वामित्व में है, वो दुनिया भर की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है, अनुमानित गैस भंडार है, दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है, 8वां सबसे बड़ा तेल भंडार है, और यूरोप में सबसे बड़ा शेल तेल या शेल ऑयल जो कहते हैं उसका भंडार है। यह दुनिया का एक प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यातक देश है, दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक है, दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक और निर्यातक देश है। रूसी जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल्स जिसे कहते हैं, ईंधन के आयात के कारण यूरोपीय संघ ने चीन और पूर्वी राज्यों के साथ इसके गहरे आर्थिक संबंधों को ऐतिहासिक रूप से जन्म दिया है, और ये संबंध प्रभावित हुए हैं यूक्रेन युद्ध के कारण। रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कृषि योग्य क्षेत्र का स्वामी है, दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है, जौ, मोटे अनाज का भी बड़ा उत्पादक है, मक्का और सूरजमुखी के तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में रूस एक है। इसके अलावा जहां भी खेती की जा रही हो विकासशील देशों में खासकर, वहां रूस उर्वरक उत्पादन में अग्रणी है। रासायनिक उर्वरक के क्षेत्र में तो कई देश उससे उर्वरक के आयात पर भी निर्भर हैं। अब इसकी तुलना कीजिए जो युद्ध में दूसरा पक्ष है। युद्ध में जो दूसरा पक्ष है वो यूक्रेन है। कई लोगों को लगता है कि रूस दैत्याकार है, यूक्रेन उसके मुकाबले बिल्कुल बौना है, मगर ये बात गलतफहमी को जन्म दे सकती है। यदि आप देखें तो यूरोप में रूस के बाद यूक्रेन दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका विस्तार लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर फैला हुआ है। यदि आप देखें नक्शे पर, आगे हम आपको नक्शा दिखलाएंगे कि यूरोप के संदर्भ में यूरोप की जो बड़ी शक्तियां हैं, यूरोप के जो बड़े देश माने जाते हैं, जर्मनी, फ्रांस आदि, वो सब यूक्रेन की तुलना में छोटे साबित हो जाते हैं। रूसी आक्रमण के पहले इस देश की आबादी 4.1 करोड़ लोगों की आबादी थी, जो यूरोप का 8वां सबसे बड़ी आबादी वाला देश था। अब भारत की आबादी अरबों में है, 1.4 अरब के आसपास हमारी आबादी पहुंच चुकी है, ये अनुमान लगाया जाता है। हमारी तुलना में 4.1 करोड़ की आबादी बहुत छोटी नजर आती है, मगर यदि आप यूरोप के अन्य देशों पर नजर डालें तो आपको ये समझते देर नहीं लगेगी कि अन्य बड़ी यूरोपीय ताकतों की तुलना में भी यूक्रेन की आबादी कम नहीं आंकी जा सकती है। इसके अलावा जो सामरिक महत्व है यूक्रेन का, वो बेहद महत्वपूर्ण है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व में काला सागर, ब्लैक सी और अजोव सागर, सी ऑफ अजोव के साथ लगने वाली यूक्रेन की सैकड़ों किलोमीटर की तटरेखा सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातकों में से तो एक है, मगर इस गेहूं के निर्यात के लिए उसे इस तटरेखा पर जो सामरिक बंदरगाह है वो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जहां तक रूस का प्रश्न है, उसकी निगाह भी इस सामरिक तटरेखा के कारण ही यूक्रेन की ओर अक्सर जाती है। एक और बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि यूक्रेन की आबादी की क्षेत्रीय विविधता बड़ी विचित्र है। यूक्रेन यानी पश्चिमी यूक्रेन और मध्य यूक्रेन में जो भाषा है वो यूक्रेनी भाषा है, जबकि जो इस देश का पूर्वी हिस्सा है वहां रूसी भाषा बोली जाती है, और दक्षिणी यूक्रेन के कुछ शहरों में भी रूसी स्लावी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। रूस के साथ जो संबंध इन क्षेत्रों में है वो काफी हद तक आबादी के संस्कार और भाषाई बोलचाल के कारण बदले हुए हैं। एक यूक्रेनी राष्ट्रवाद जो है उसके साथ जुड़ा स्वर यूक्रेनी ग्रीक कैथोलिक चर्च का है, ईसाइयत का, जो लोग डोनबास में रहते हैं, लुहांस्क में रहते हैं, जो पूर्वी भाग में रहते हैं यूक्रेन के, उन लोगों का संस्कार जो है वो उस ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत के साथ है जिसके अनुयायी रूस में अधिक मिलते हैं। तो ये एक सांप्रदायिक भेदभाव भी इस आबादी में देखने को मिलता है। 2013 के बाद एक और इस जो आबादी की विविधता थी उसका लक्षण देखने को आया कि यूरो मैदान विरोध के बाद 2014 में रूस के साथ संबंधों में तेजी से गिरावट आई है। एक प्रेस्टीज रिवोल्यूशन हुआ जिसे गरिमा की क्रांति का नाम दिया जाता है, जिसके कारण ये प्रेस्टीज का अर्थ था स्वाभिमान, देश प्रेम, यानी यूक्रेनियन देश प्रेम। रूस समर्थक राष्ट्रपति को हटा दिया गया और लगातार 2 बार पश्चिम समर्थक राष्ट्रपतियों का चुनाव हुआ। इसी बात को खतरे की घंटी रूस ने अपने लिए समझा है।
बात कुछ और पहले ले जाने की जरूरत है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस युद्ध की जो है वो कई सदी पहले, लगभग 1000 वर्ष पहले तक पहुंचती है। एक साझा विरासत है यूरोप की, यूक्रेन की और रूस की, मगर ये साझा विरासत काफी गंभीर रूप से विवादित रही है। रूस और यूक्रेन दोनों जिस साझा विरासत का दावा करते हैं उसकी नींव टिकी है कीवन रूस पर। जो छोटा रूस कीवन रूस था, जो 9वीं शताब्दी का एक साम्राज्य था, उसका आकार बहुत छोटा था, जिसने पूर्व स्लाविक कुछ जनजातियों को, कुछ फिनिश जनजातियों को एकजुट किया और 9 से 11वीं शताब्दी में बाइजेंटाइन ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत को अपनाया। अब ये आप देखेंगे तो हम लोग भारतवर्ष में, दुनिया के अन्य देशों में प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक का ही अंतर समझते हैं, मगर खुद ईसाइयों में अनेक अंतर हैं। भारत में भी केरल में जो सीरियन क्रिश्चियन संप्रदाय है वो ईसा के जन्म के पहली शताब्दी में यहाँ भारत पहुंचा हुआ था, मगर बाइजेंटाइन यानी जब रूस का शासन कॉन्स्टेंटिनोपल में था तो उस समय जो ऑर्थोडॉक्स एक तरह की कट्टरपंथी ईसाइयत थी, उसका प्रभाव इन लोगों ने उसको ग्रहण किया, जो आज भी इस विभाजन को और गहरा करता है। ये सच है कि दोनों देशों की साझा विरासत 1000 साल से भी अधिक पुरानी है। जब कीव जो यूक्रेन की राजधानी था, वो यूक्रेन और रूस दोनों के लिए रूसी पहचान और अस्मिता का जन्म स्थान माना जाता है। वो पहला स्लाव राज्य जो था वो कीवन रूस उसके केंद्र में था और वहीं से बाकी रूस की साम्राज्य की स्थापना शुरू हुई। इसी आधार पर हाल में जब ये युद्ध शुरू हो रहा था, व्लादिमीर पुतिन ने ये घोषणा की थी कि रूस और यूक्रेन एक जिस्म और एक जान है, दोनों अलग रह ही नहीं सकते हैं। रूस की पहचान, रूस की अस्मिता जुड़ी है यूक्रेन के साथ और यूक्रेन अविभाजित हिस्सा रूस का रहा है। हालांकि यूक्रेन वाले इस बात को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने ऐतिहासिक जीवन में जितने आक्रमण सहे, कभी मंगोल आक्रमण, तो कभी मॉस्को की ग्रैंड डची ने जो रूस के उत्तरी प्रांतों के सभी अवशेषों को एकजुट किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की, तो पूरब की तरफ से उसने यूक्रेन पर हमला किया। पिछली 10 शताब्दियों में यूक्रेन को बार बार प्रतिद्वंदी ताकतों द्वारा काटा छाटा तराशा गया है। कभी पूर्व से मंगोल आए, पश्चिम से पोल आए, लिथुएनियाई सेनाओं ने हमला किया और यूक्रेन के कुछ हिस्सों को अपना उपनिवेश तरीका बना लिया। शाही रूसी विस्तार की अवधि में जारशाही के दौरान यूक्रेन को 1790 में कब्जा कर लिया गया और इसे जारों ने अपना उपनिवेश बना लिया। 20वीं सदी के दौरान यूक्रेन को कई बड़े बड़े सदमों, आघातों का सामना करना पड़ा। 1917 की साम्यवादी क्रांति के बाद यूक्रेन उन देशों में एक था जिसने 1922 में पूरी तरह सोवियत संघ में समाहित होने के पहले एक निर्मम क्रूर गृह युद्ध लड़ा था अपनी आजादी को बचाए रखने के लिए, जिसमें वो सफल नहीं हुआ। 1930 के दशक में जब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बन चुका था, यूक्रेन के किसानों को सामूहिक खेती में, कलेक्टिव फार्मिंग में शामिल करने के लिए, मजबूर करने के लिए सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने एक अकाल का आयोजन किया, जिसे मानव निर्मित अकाल कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों यूक्रेनियन भुखमरी और मौत के शिकार हुए। बाद में स्टालिन ने बड़ी संख्या में रूसियों को, अन्य सोवियत नागरिकों को का आयात यूक्रेन में किया। इनमें से अनेक ऐसे थे जो यूक्रेनी भाषा भी नहीं बोलते थे। स्टालिन की रणनीति ये थी कि यदि ये लोग वहां पहुंचेंगे तो आबादी का संतुलन बदल जाएगा और सोवियत संघ समर्थक रूसी भाषा बोलने वाले, स्लावी संस्कार वाले कुछ लोग यूक्रेन में पहुंच जाएंगे और जो हमेशा रूस की हिमायत करेंगे, रूस के साथ उनके संबंध मजबूत होते रहेंगे और रूसी झुकाव वाले यूक्रेनी नेताओं का समर्थन करने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके विपरीत पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों के साथ अपने संबंधों का विकास होने के कारण पश्चिमी यूक्रेन उनके द्वारा प्रभावित रहा, कई बार उनके द्वारा नियंत्रित रहा और कई सदियां उसने पश्चिमी यूरोप के साथ बिताई। इन सब बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, साथ ही इस बात की कि एक और नया अध्याय यूक्रेन और रूस के संबंधों में शुरू हुआ जब सोवियत संघ का पतन हुआ, विघटन हुआ, विलय हुआ। 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, लेकिन अपने देश को एक रखना उसके लिए कठिन चुनौती सिद्ध हुआ। पश्चिमी यूक्रेन के निवासियों ने देश के पूर्वी भाग की तुलना में यूरोपीय शक्तियों के साथ उनके नियंत्रण में जो सदियां बिताई थी, उसके कारण एक तरह का विभाजन देश के दो भागों में था। पूर्वी आबादी अधिकतर, जैसा हमने कहा, रूसी भाषी थे, रूढ़िवादी हैं, जबकि पश्चिम के कुछ हिस्सों में यूक्रेनी भाषा का प्रयोग होता है, कैथोलिक ईसाई हैं और उनका सोच अपेक्षाकृत अधिक उदार रहा है।
मगर जब देश टूट के कगार पर पहुंचा, उसको एक रखना कठिन होता रहा, आर्थिक संकट उभरा, तो कई ऐसे लोग थे, लोकतंत्र और पूंजीवाद के लिए यह संक्रमण काल जो था वो काफी दर्दनाक साबित हुआ, यूक्रेन के लिए और पूर्वी यूरोप के देशों के लिए भी। और एक अराजकता का दौर था जिसमें कई पुरानी पीढ़ी के यूक्रेनियन को लगता था कि शायद इससे तो वही साम्यवादी युग जो था वो बेहतर था। इसका फायदा उठाने की कोशिश रूस ने निरंतर की है। 1991 में रूस का पहला प्रयास ये था कि विघटन होने के बाद भी अपने घटक राज्यों के साथ वो अपने स्वतंत्र गणराज्यों को, जिन्हें स्वतंत्र गणराज्य कहते थे, अपने संबंध मधुर और सौहार्दपूर्ण बनाए रखे। 1991 में उसने ये आश्वासन दिया था कि यदि यूक्रेन परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करेगा और रूस द्वारा वहां छोड़े गए परमाणु हथियारों को नष्ट कर देगा या वापस कर देगा, तो उसकी सुरक्षा की गारंटी रूस लेगा। बदले में रूस ने अन्य बड़ी शक्तियों के साथ, यूके, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक बुडापेस्ट मेमोरेंडम में यह सहमति व्यक्त की और ये करार दिया। इस गठबंधन की संधियों सहित अपनी में ये बात स्वीकार की गई थी कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चुनने के लिए, इसे बदलने के लिए या प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य के अंतर्निहित अधिकार बरकरार रहेंगे, अर्थात रूस से इतर वो अपनी विदेश नीति का चुनाव कर सकते हैं। अब सोवियत संघ के पतन के बाद आंशिक रूप से कई क्षेत्रीय संकट पैदा हुए, रूस का संवैधानिक संकट पैदा हुआ, रूस दिवालियेपन और अराजकता की कगार तक पहुंचा, अब्खाजिया में युद्ध हुआ और प्रथम चेचन युद्ध हुआ। इनमें रूस ने छोटे युद्धों में जीत हासिल की, किंतु इस दौरान अनिश्चय के कारण, उथल पुथल के कारण पूर्वी ब्लॉक के, यानी पूर्वी यूरोप के अनेक वो देश जो सोवियत ब्लॉक के सदस्य थे, जिनके बारे में ब्रेजनेव ने सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, क्रमशः नाटो में शामिल हो गए। अब रूसी नेताओं का यह मानना है कि उस समय 90 के दशक में मध्य में पश्चिमी शक्तियों ने वादा किया था कि नाटो पूर्व की ओर विस्तार नहीं करेगा। हालांकि ये दावा विवादित है। 2008 की बुखारेस्ट शिखर सम्मेलन में यूक्रेन और जॉर्जिया ने नाटो में शामिल होने की मांग की। मौजूदा सदस्यों के बीच प्रतिक्रिया विभाजित थी। कुछ यूरोपीय संघ के सदस्य रूस के विरोध के बारे में भी चिंतित थे। देखिए, ये वो संक्रमण काल का दौर था जब पश्चिम के मन में यह आशा जगी हुई थी कि शायद अर्थव्यवस्था में सुधार के बाद, भूमंडलीकरण में शामिल होने के बाद रूस जनतंत्र के पौधे को भी अपने यहाँ पनपने देगा और शायद क्रमशः कोई वैचारिक मतभेद रूस के साथ नहीं रहेगा। तो रूस को जानबूझकर भड़काने का कोई खतरा पश्चिमी ताकत नहीं लेना चाहती थी। नाटो ने अंततः यूक्रेन और जॉर्जिया की सदस्यता को तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक बयान ये भी जारी किया गोलमोल, जिसमें यह सहमति व्यक्त की गई थी कि भविष्य में ये देश नाटो के सदस्य यदि बनना चाहें तो शायद बन सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने नाटो की सदस्यता का मांग का कड़ा विरोध किया और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस इन यूक्रेन के और इन देशों के नाटो का सदस्य बनने के प्रतिरोध में जो कुछ करना संभव होगा वो सब करेगा। अब ये सारी स्थिति थी जो हमको 2013 तक पहुंचा देती है। यूरो मैदान के विरोध के बाद 2014 की जो हमने गरिमा की क्रांति की बात की, रूस के साथ संबंधों में गिरावट आती रही। रूस समर्थक राष्ट्रपति हटा दिए गए और क्रमशः दो, हमने पहले भी आपको बताया, दो पश्चिम समर्थक राष्ट्रपतियों का चुनाव हुआ। इसके बाद ही 2014 की क्रांति के बाद दक्षिणी और पूर्वी यूरोप में पर्दे के पीछे से रूस की गतिविधियों के कारण रूस समर्थक प्रति क्रांतिकारी विरोध शुरू हो गए। अब ये प्रति क्रांतिकारी इस दिशा में थे कि ये जो हिस्सा था वो रूस समर्थक हिस्सा था, स्लाव मूल का था, रूस भाषी था। इन लोगों को लगता था कि जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें क्रमशः इनके अधिकारों का हनन होगा और जो यूक्रेनियन है वो क्रमशः पश्चिम की ओर जाएंगे और इस इलाके को अलग थलग छोड़ देंगे, इनका शोषण करेंगे। इनकी उपयोगिता एक उपनिवेश से ज्यादा नहीं रहेगी। ये खाद्यान्न उत्पादक इलाका था, उद्योग धंधों का घनत्व तो इस इलाके में था। तो रूस ने ये कहना शुरू किया कि दोनेत्स्क और लुहांस्क के राज्य कमोबेश स्वाधीन है, पूरी तरह स्वतंत्र या संप्रभु न भी हो। इसके साथ ही डोनबास में एक युद्ध छिड़ गया। लोगों का कहना है कि ये वास्तविक गृह युद्ध नहीं था, ये रूस की साजिश से छिड़ा युद्ध था जो दबाव डालना चाहते थे यूक्रेन की सरकार पर। इन हालातों में यूक्रेन की सरकार उस अजोव बटालियन को मान्यता देने के लिए मजबूर हुई जिसने लंबे समय तक
एक फौसीवादी रुख अपनाया हुआ था, यहूदी विरोधी एंटीसेमिटिक विचारधारा के साथ जो जुड़ा था, एक आजाद मिलिशिया था। ये उन लोगों को निशाना बनाता था जो यूक्रेन विरोधी और स्लाव मूल के पूर्वी यूक्रेन के भूभाग में और दक्षिणी भूभाग में रहते थे। इसने ये मौका पुतिन को दिया कि ज़ेलेंस्की जो है वो नाजीवादी हैं, वो यहूदी विरोधी हैं। अब ये विचित्र हास्यास्पद स्थिति है कि ज़ेलेंस्की खुद यहूदी हैं, उनके माता पिता का देहांत जर्मनी के नाजी कंसंट्रेशन कैंप में हुआ था, तो उन्हें नाजीवादी कहना या यहूदी विरोधी कहना बहुत ही विचित्र लगता है। मगर इस बात को भी अस्वीकार करना कठिन है कि जो आज़ोव बटालियन थी उसकी विचारधारा नाजियों जैसी ही थी और वो यहूदी विरोधी भी थी। अब इस दौरान नाटो की भड़काऊ गतिविधियों पर दृष्टिपात करना बहुत आवश्यक है। अपनी स्थापना के बाद से ही नाटो ने अपने प्रभाव क्षेत्र को निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया है। रूस का ये कहना है, जो बड़ा तर्कसंगत लगता है, जब शीत युद्ध का अंत हो गया तो इस तरह के नाटो जैसे सैनिक संगठनों की जरूरत ही क्या रह गई थी। वार्सो पैक्ट का विलय हो चुका था तो नाटो का भी विलय हो जाना चाहिए था। मगर नाटो ने शुरू में ये तर्क दिया कि अब वो सैनिक संगठन नहीं है, मगर वो एक तरह का सहकारी संगठन है सदस्यों की मदद के लिए। मगर वो बरकरार बना रहा और यूरोप से इतर भी कई जगह जहां अमेरिकी हस्तक्षेप करना चाहता था, उस सैनिक हस्तक्षेप की रणनीति अफगानिस्तान या अन्यत्र नाटो के सेनाध्यक्षों ने बनाई। अब यदि आप संक्षिप्त दृष्टिपात करें तो 1952 में ग्रीस और तुर्की इस गठबंधन के सदस्य बने और पहला विस्तार हुआ। इसके 3 वर्ष बाद पश्चिमी जर्मनी नाटो में शामिल हुआ, जिसके जवाब में वॉर्सो पैक्ट का गठन किया गया था सन 55 के आसपास। 1982 में लगभग 25 वर्ष बाद स्पेन नाटो का 16वां सदस्य बना। अर्थात एक तो रूस खस्ता हाल हो रहा था, उसका वो विघटन की दिशा में जा रहा था, उसका आर्थिक संकट बढ़ रहा था। दूसरी ओर अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि शीत युद्ध में उसकी विजय हो रही है, तो बहुत आक्रामक तरीके से बहुत तेजी से नाटो के विस्तार की जरूरत उसे नहीं महसूस हो रही थी। 1994 में फिनलैंड और स्वीडन नाटो के शांति कार्यक्रम के लिए साझेदार हुए। अगले वर्ष वो यूरोपीय संघ में शामिल हो गए, मगर नाटो के सदस्य नहीं बने। सैन्य दृष्टि से वो गुटनिरपेक्ष और तटस्थी बने रहे। 1999 में वॉर्सो संधि के 3 पूर्व सदस्य चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड नाटो में शामिल हो गए। ये रूस के लिए एक चेतावनी थी कि जो उसके पूर्व संधि मित्र थे वो क्रमशः अब नाटो में जा रहे थे। और नाटो का जो एक बुनियादी सिद्धांत है कि यदि नाटो के किसी एक सदस्य पर कोई आक्रमण होता है तो बाकी सारे सदस्य उसे अपने ऊपर आक्रमण मानेंगे और मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो एक तरह से इन पूर्वी राज्यों का जो जिनके बारे में सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वो चाहे चेकोस्लोवाकिया हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे हंगरी हो, जब ये लोग सदस्य बनने लगे तो रूस की चिंता बढ़ने लगी। इसके बाद बल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया 2004 में इस गठबंधन में शामिल हो गए। ये बाल्टिक स्टेट्स का शामिल होना रूस के लिए बहुत चिंता का विषय था। मगर आप ध्यान दें, वर्ष पर 2004 तक पुतिन ने ओलिगार्स को दबाने में आंशिक सफलता हासिल कर ली थी। उनका पहला राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल पूरा होने जा रहा था, मगर वो उस तरह से निर्विवाद एक छत्र शासक न तो रूस के थे और न उनके बारे में पश्चिम तय कर पाया था कि उनके किस तरह से उनके साथ पेश आया जाए। और शायद अभी तक ये भी आजमा रहे थे कि कितने गहरे पानी में रूस और वे स्वयं है पुतिन, कितनी कट्टरता से वो मुकाबला पश्चिम यूरोप का कर सकते हैं। तो इस समय रूस ने चुप रहना बेहतर समझा। 2008 में नाटो देशों ने रूस को नाराज करते हुए गठबंधन में शामिल होने के लिए यूक्रेन और जॉर्जिया की आकांक्षाओं का स्वागत किया। आकांक्षाओं का स्वागत भर किया, उन्हें सदस्य बनाया नहीं। मगर इस बीच हमने पहले उल्लेख किया है, ऑसेटिया और अब्खाजिया से टूटे हुए क्षेत्रों पर एक छोटा युद्ध रूस ने जीता, जिससे मॉस्को ने स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी। तो एक तरह से ये पंजा लड़ाने से वाली जैसी स्थिति थी, एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा रहा था। 2009 में क्रोएशिया और अल्बानिया नाटो के सदस्य बन गए। 2017 में, यानी जब रूस हस्तक्षेप कर चुका था क्रीमिया में, मोंटेनीग्रो नाटो में शामिल हुआ। अब तक 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना। अब तक रूस के लिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि नाटो का विस्तारवादी तेवर बदलने वाला नहीं है। उसकी वो घेराबंदी कर रहा है रूस की, और पूरब की तरफ अपनी सीमाओं को बढ़ाता जा रहा है। तो रूस ने कहना शुरू कर दिया कि अब
ऐसी लाल रेखा अगर वो पार करेगा तो रूस को जवाबी मोर्चे के लिए जवाबी मोर्चाबंदी के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये चीज हमको देखने को मिल गई मार्च 2021 में। रूस ने बड़े पैमाने पर सैनिक मोर्चाबंदी और तैनाती शुरू कर दी। धीरे धीरे यूक्रेन की सीमाओं पर 1,90,000 सैनिकों का जमाव इकट्ठा कर दिया गया। इनको पूरब से लाया गया, इनको बेलारूस की तरफ से लाया गया। नवंबर में पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर नाटो ने यूक्रेन पर नजर गड़ाई और इस लाल रेखा को पार किया तो रूस कट्टर जवाबी कार्रवाई करने को मजबूर हो जाएगा। 21 फरवरी 2022 तक रूस ने दोनेत्स्क पीपल रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक को मान्यता दे दी। अब तक वो उनकी स्वाधीनता का समर्थन करता था, मगर अब उसने मान्यता दे दी, अर्थात उनको संप्रभु राज्य मान लिया। और डोनबास में जो 2 स्वघोषित ब्रेकअवे टूट के अलग हुए आधे राज्य थे, अगले ही दिन रूस की फेडरेशन काउंसिल ने ये स्वीकार कर लिया कि ये स्वतंत्र राज्य है, ये मांग कर रहे हैं अपनी रक्षा के लिए अपने मित्र देश रूस से, तो उनके समर्थन के लिए सेनाओं की तैनाती इन दोनों क्षेत्रों में की जा सकती थी। तो रूस आक्रमण नहीं कर रहा था यूक्रेन के इलाके में। यदि आप देखें तो कानूनी अंतरराष्ट्रीय कानून का विचित्र पेंच था कि रूस ने इन दोनों क्षेत्रों को मान्यता दे दी थी स्वतंत्र राज्यों के रूप में। इन दोनों देशों ने मांग की थी रूस में शामिल होने की और रूस से सैनिक सहायता की। तो रूस उनके आमंत्रण पर वहां जा रहा था और आक्रमण नहीं कर रहा था। बहरहाल 24 फरवरी 2022 के बाद इस छद्म को बनाए रखना संभव हो गया कि कोई आक्रमण नहीं हो रहा है। रूसी राष्ट्रीय व्लादिमीर ने घोषणा की कि यूक्रेन के विसैन्यीकरण के लिए, विनाजीकरण के लिए, इन 2 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत वो कर रहे हैं। अब कुछ चीजों पर आप विचार करें। विसैन्यीकरण का मतलब क्या था? पुतिन का दावा ये था कि यूक्रेन अपनी सेना का प्रयोग अवैध रूप से पूर्वी यूक्रेन में जो उसकी अपनी भूमिका दावा वो करता था, जिसको रूस ने मान्यता स्वतंत्र देशों के रूप में दे दी थी, आक्रमण कर रहा है, तो उसका विसैन्यीकरण करना जरूरी है ताकि वो उन पर कब्जा न कर सके। और चूंकि आजोव बटालियन के आधार पर वो नाजी तेवरों का आरोप लगा रहे थे ज़ेलेंस्की पे और यूक्रेन पर, तो विनाजीकरण का प्रयास करने के लिए भी उन्होंने इस विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की। विशेष सैन्य अभियान नाम इसको 2 कारणों से दिया गया था कि ये फुल फ्लेज्ड वॉर, पूर्ण रूप से युद्ध नहीं था। पुतिन ये नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर आक्रमण का आरोप लगाया जाए जो संयुक्त राष्ट्र के मसौदे के विरुद्ध होता। और विशेष सैन्य अभियान का एक और अभिप्राय अर्थ ये था कि कुछ सीमित लक्ष्यों के लिए था और कुछ ही सीमित समय में इन लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा। कई लोगों की उम्मीद थी कि आक्रमण के कुछ ही दिनों के बाद यूक्रेन की राजधानी ध्वस्त हो जाएगी, हार स्वीकार कर लेगी, देयर बी फॉल ऑफ कीव, भाग जाएंगे वहां से शरण लेने को अपनी जान बचाने के लिए ज़ेलेंस्की। लेकिन यूक्रेन ने उत्कट देश प्रेम के साथ जो संघर्ष किया और बड़ी बहादुरी से रूसी सैनिकों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। रूस का आक्रमण लड़खड़ाने लगा। लड़खड़ाता आक्रामक तेवर और अप्रत्याशित प्रतिरोध यूक्रेन का दोनों उल्लेखनीय है। दोनों पक्षों ने 1 वर्ष के दौरान कई बार उथल पुथल हुई है, सीसॉ बैटल्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कभी इधर कभी उधर। यूक्रेन, जाहिर है यूक्रेन ने जमीन जीती नहीं, यूक्रेन की जिस जमीन पर रूस ने कब्जा किया था उसको उसने वापस हासिल किया। रूस ने कुछ जमीन जो पूर्वी यूक्रेन के अलावा थी, जो पहले दौर के आक्रमण में उसके सैनिक टैंक बहुत कीव के नजदीक तक पहुंच चुके थे, उसने वापस उससे यूक्रेन ने वापस ले ली। तो ये जमीन का जीतना, वापस लेना, गंवाना, वापस लेना, एक तरह से आज एक युद्ध, एक जिच जो शतरंज की बिसात पे होती है, स्टेलमेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, एक गतिरोध की स्थिति पर पहुंच चुकी है। लड़खड़ाता आक्रमण और अप्रत्याशित प्रतिरोध, इसके अनेक अध्याय हैं। इस बात पर आम सहमति है कि रूस परसेप्शंस का, धारणा का, सोच का मनोवैज्ञानिक युद्ध हार चुका है। अधिकांश देश दुनिया के रूस को आक्रमणकारी मानते हैं, नाजायज आक्रमणकारी मानते हैं। उसके ऊपर जो आरोप गलत सही युद्ध अपराध के लगते हैं उस पर लोग मानते हैं कि रूस ने शायद ज्यादा हिंसा की है। जिस तरह से उसने नागरिकों को निशाना बनाया है, यूक्रेन के संरचनात्मक ढांचे को ध्वस्त किया है, रूस इसी तरह के आरोप यूक्रेन पर लगाता है। और जैसा होता है, कई बार अंग्रेजी मुहावरे में कहा जाता है कि सच ही युद्ध में सबसे बड़ी, सच की हत्या सबसे बड़ी होती है युद्ध में और सबसे पहले होती है।
तो शायद कोई भी युद्ध ऐसा नहीं होता जिसमें कोई सैनिक हाथ बांध कर लड़ता हो, और कोई भी युद्ध ऐसा नहीं होता जिसकी हिंसा का शिकार औरत, बच्चे, निहत्थे नागरिक ना होते हों, अस्पताल भी निशाना बनते हैं। तो संभवतः युद्ध अपराध यूक्रेनियन सैनिकों ने भी किए हैं और शायद रूसियों ने भी किए हैं, मगर इनकी बात आम धारणा ये है कि रूस की गलती ज्यादा है। अब पारंपरिक जमीनी लड़ाइयां शुरू में लड़ी गई थी, जिसमें टैंक बहुत बड़े पैमाने पर ध्वस्त किए थे यूक्रेनियन ने। टैंक फंस गए थे, सड़कों पर अटक गए थे, फंस गए थे, जिससे ये बात सामने आई थी कि रूस ने अपनी सेना, बहुत बड़ी सेना रूस की मानी जाती है, मगर सैनिक साज सामान का रखरखाव अच्छा नहीं है, उसके जनरलों को नेतृत्व का अभ्यास नहीं है, उसके सैनिकों को युद्ध क्षेत्र पर लड़ने का अभ्यास नहीं है, और भ्रष्टाचार के आरोप भी सैनिक साज सामान के रखरखाव पर लगाए गए थे। जितने बड़े पैमाने पर रूस को चीन से, कोरिया से और अन्य देशों से, ईरान से ड्रोन आदि मंगाने पड़े हैं, तो कई लोगों के मन में सवाल उठा है कि रूस की सेना दैत्याकार भली हो, लड़ने लायक हालत में शायद यूक्रेन में नहीं थी। तो हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही थी, मगर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आज जमीन पर सैनिक बहुत कम है। जो बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसे कहते हैं, बूट्स ऑन द बैटल ग्राउंड, यानी सैनिकों के जूते रण क्षेत्र पे कम नजर आ रहे हैं। लड़ाई का माध्यम बदल गया है, विमान चालक रहित ड्रोन से चले हो रहे हैं, बहुत अचूक मार करने वाली मिसाइलों के माध्यम से चल रहे हैं, और आज शायद जो लोग मारे जा रहे हैं वो नागरिक ही अधिक हैं, सैनिक कम हैं। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य यूक्रेन के युद्ध पर समान दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। बहुराष्ट्रीय मंच के भीतर जो यूरोपीय समुदाय है, दरारें सामने आई हैं। फ्रांस अपनी रणनीतिक स्वायत्ता पर जोर देता है, जबकि जर्मनी कोशिश करता है कि वो एक तटस्थ बड़ी देर तक रुख बनाए रखा, पर अंततः उसे अपने जनमत के सामने झुकना पड़ा और सैनिक सहायता देने के लिए स्वीकृति देनी पड़ी यूक्रेन को, लेपोल्ड टैंकों के बाद लिए। पोलैंड और हंगरी जैसे अग्रिम पंक्ति के राज्य रूसी आक्रामक तेवरों, रूस की डिजाइन्स के बारे में कहीं अधिक आशंकित हैं, क्योंकि ये बिल्कुल शुरू में है, तो सबसे पहले आगमन भी शरणार्थियों का इनके यहाँ होता है, और शायद उनको लगता है कि अगली बार यदि यूक्रेन की संप्रभुता का इतनी आसानी से हनन कर रूस उस पर कब्जा कर लेता है, तो अगला निशाना हम ही होंगे। इन लोगों को ये भी लगता है कि नाटो बड़बोली घोषणाएं तो बहुत करता है, मगर अब तक उसने कहीं भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे, अंग्रेजी में जिसे एस्केलेशन ऑफ वॉर कहते हैं, या विस्फोटक स्थिति और बढ़े, या परमाणु खतरे का सर्वनाशक संकट बढ़े। तो यदि हिचकता रहा नाटो, तो पोलैंड और हंगरी जैसे देशों को यह भी लगता है कि शायद जब उन पर आएगी तब भी शायद नाटो कहीं ना कहीं कोर कसर करेगा। स्कैंडिनेवियन देशों ने अपनी तटस्थता को स्थगित कर दिया है और नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन पत्र दे दिया है, क्योंकि उन्हें लगता, अब यहाँ भी एक बात बड़ी देखने लायक है कि स्कैंडिनेविया के देश जो थे वो भू राजनीतिक दृष्टि से रूस के कहीं अधिक निकट हैं, और फिनलैंड हो या स्वीडन हो, इन दोनों देशों का रवैया रूस समर्थक भले ही ना हो, इनकी तटस्थता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान से ही रूस की तरफ झुकाव वाली रही हुई है। रूस की संवेदनशीलता का ये लोग के प्रति सतर्क रहे हैं, मगर इस बार इनको लगता है कि अब बैठे रहना मध्य रेखा पर संभव नहीं है। तुर्की और हंगरी ने इसका कट्टर विरोध किया है, जिससे अंतर विरोध समझ में आते हैं, निरंतर इन देशों के बारे में। अब यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बारे में दो तीन चीजों को समझने की जरूरत है। यदि आप देखें तो फरवरी के महीने से रूसी आक्रमण शुरू होता है। दसियों हजार रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। यह कहा जाता है कि वेगनार के भाड़े के सैनिक कथित रूप से यूक्रेनी राष्ट्रपति की हत्या करने के लिए अफ्रीका से बुलवाए गए। यूरोपीय संघ ने सैकड़ों नहीं हजारों यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। कुछ ने पश्चिम एशिया या उत्तरी अफ्रीका में हिंसा से बचने वालों की तुलना में दिखाई इस उदारता के दोहरे मानदंडों की आलोचना भी की। जो यूक्रेनियन शरणार्थी थे, उनके बाल सुनहरे थे, आंखें नीली थी, रंग गोरा था, सब ईसाई थे, वो अपने बिरादर नजर आ रहे थे पूर्वी यूरोप के अन्य देशों को। तो जिस तरह की हमदर्दी और जिस तरह की सहानुभूति तत्काल दिखाई गई, वो कभी भी नहीं दिखाई गई थी अन्य शरणार्थियों के प्रति। तो भले ये मानवीय संकट की बात बार बार कही गई है यूक्रेन को लेकर, मगर उस मानवीय संकट के पीछे कहीं न कहीं दोहरे मानक, कहीं न कहीं पाखंड, कहीं न कहीं एक तरह का वंशवाद और जातिवाद, रेसिज्म देखने को मिलता है।
मार्च तक दुनिया भर में इस युद्ध के प्रभाव से कुछ चीजें धीमी पड़नी शुरू हो गई थी। दुनिया भर में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें बढ़ने लगी। कीव के चारों ओर रूसी सेना को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कीव के आसपास के क्षेत्र से रूसी सेना के लौटने के बाद युद्ध अपराधों के निशान सामने आने लगे। अप्रैल के महीने तक क्रामाटोर्स्क में एक रूसी मिसाइल हमले में ट्रेन स्टेशन पर हमला किया गया। 50 निहत्थे नागरिक मारे गए। मगर इसी बीच एक संदिग्ध यूक्रेनियन मिसाइल ने रूस के ब्लैक सी फ्लीट के प्रमुख जहाज जंगी जहाज मॉस्को को डुबा दिया। ये एक बड़ा सदमा था रूस के लिए कि उसकी जो नौसेना थी उसकी सामर्थ्य इस तरह के हमलों से अपने बचाव में नहीं थी। मई के महीने में नाटो की प्रासंगिकता फिर से वापस आई। स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। हालांकि तुर्की और हंगरी ने इसका विरोध किया, जिसका उल्लेख हमने किया, और ये विरोध अभी जारी है। जून के महीने तक दिन भर का लेखा जोखा फिर तैयार करने की नौबत आने लगी। 100 दिन पूरे हो चुके थे। ये 100 दिन, 3 महीने, 6 महीने लेखा जोखा तैयार करने का मौका देते हैं विश्लेषकों को। अनेक पश्चिमी मशहूर ब्रांड और व्यापारी रूस से बाहर निकलने लगे। वैश्विक खाद्य संकट मंडराने लगा क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से लाखों टन यूक्रेनी अनाज साइलोज में सड़ रहा था। यूक्रेन की सेना ने काला सागर के एक छोटे से टापू स्नेक आइलैंड पर काफी बड़ी कीमत चुकाकर अपना कब्जा फिर से स्थापित कर दिया। तुर्की के साथ बातचीत के दौरान एक गलियारा बना और कुछ इस अनाज को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी चली। कई बार कई बार यह आशा जगी कि शायद इसके बाद युद्ध विराम होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मानवीय आधार पर खाना अनाज बाहर पहुंचाने के लिए थोड़ी रियायत हुई, थोड़े गलियारे बने। तुर्की बीच बीच में मध्यस्थता की बात करता रहा। रूसी नौसेना के जहाजों के भीतर आने जाने को लेकर थोड़ी ब्लैक सी में और तुर्की के दर्रे दरदना पे बॉस्फोरस पर कभी कभी संकट बढ़ता था, कभी घटता था। तुर्की का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके बारे में लोग अटकल लगाते रहे। मगर कुल मिलाकर लड़ाई में उतार चढ़ाव जारी रहा। जुलाई में पूर्व में रूस ने आक्रमण शुरू किया। अंतिम शहर लुहांस्क का रूसी आक्रमण को पीछे धकेलता रहा। मुद्रास्फीति बढ़ती रही। यूरो और डॉलर में एक समानता आ गई जो पहले कभी नहीं थी। यूरो कहीं अधिक वजन रखता था डॉलर से। यूरोप पर दबाव बढ़ाने के लिए रूस ने बीच बीच में नॉर्ड स्ट्रीम गैस की पाइपलाइनों को बंद करना शुरू कर दिया, जिससे कई बार ये संकट पैदा हुआ कि यदि जाड़ा कठिन होगा तो यूरोप के कई देशों को घुटने टेकने पड़ेंगे रूस के सामने। एक तरह का मतभेद जर्मनी जो इस ऊर्जा पर निर्भर था और फ्रांस के बीच देखने को मिला जो इस ऊर्जा पर इतना निर्भर नहीं था। पोलैंड, हंगरी और पूर्वी यूरोप के अन्य देश जो नाटो के भी सदस्य थे और यूरोपीय समुदाय के भी, उनके लिए भी ये ऊर्जा संकट बहुत बड़ा था। इसी बीच ये हुआ कि नॉर्ड स्ट्रीम के साथ जो एक पाइपलाइन थी समुद्र तल में, उसमें तोड़फोड़ की गई। रूसियों का कहना था ये तोड़फोड़ अमेरिकी गुप्तचरों ने की थी। अमेरिका का कहना था कि रूस ने स्वयं की है। मगर ये कल्पना करना कठिन है कि रूस खुद अपने पैरों पर इस तरह से कुल्हाड़ा मारेगा, क्योंकि रूस के पास जो बार्गेनिंग चिप है, जो उसके पास, उसके हाथ में बाजी सबसे बड़ी बधी मुट्ठी में है, वो नॉर्ड स्ट्रीम गैस ही है। मगर दुर्भाग्य से रूस का ये पासा उल्टा बैठा है कि यूक्रेन में लगातार चल रहे युद्ध के कारण, और इस बार जाड़ा इतना कपाने वाला नहीं था, जानलेवा नहीं था, तो जो ऊर्जा का भंडार यूरोप के देशों ने बचा रखा था, एक तो वो उनके काम लगा। दूसरे, उनको वैकल्पिक स्रोत तेल और गैस के, वो चाहे सऊदी अरब के हों चाहे अमेरिका ने सुलभ कराए हों, मिलने के कारण वो कमोबेश रूसी ऊर्जा संसाधनों पर अब निर्भर नहीं रहे हैं। कुछ ने परमाणविक ऊर्जा का उत्पादन शुरू किया है, कुछ ने कोयलों का मुंह देखना शुरू कर लिया है। कुल मिलाकर रूस का ये दांव ऊर्जा सुरक्षा वाला उल्टा ही रूस के लिए पड़ा है। उसकी, हाँ, हालांकि अब तक ये हुआ है कि रूसी तेल की खरीद में कमी नहीं आई है, भले उसे रियायती कीमतों पर तेल बेचना पड़ा है, मगर पश्चिम के, अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध, निषेध उस पर, उसको ध्वस्त करने में असमर्थ रहे हैं। चीन के माध्यम से उसने अपने तेल को बेचा है। भारत की तेल की खरीद रूस से बढ़ी है। और अमेरिका की हिमार्स मिसाइलों को हासिल करने के बाद यूक्रेन ने रूसी बारूद डिपो, रसद, कमांड कंट्रोल सिस्टमों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब अगस्त 2022 के बाद यूरोपियन समुदाय को गैस का निर्यात पूरी तरह बंद हो गया। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप में एक एयरबेस पे जोरदार धमाका हुआ। मॉस्को में एक संदिग्ध कार बम के विस्फोट में रूसी उग्र राष्ट्रवादी दार्शनिक अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी
टीवी कमेंटेटर दारिया दरगिना की मौत हो गई, जिन्हें पुतिन के करीब समझा जाता था। यूरोप को सभी गैस निर्यात रूस ने 31 अगस्त से रोक दिए। मगर यदि आप देखें तो एक और रूस अपने गैस निर्यात को रोक रहा था, यूरोप इसके विकल्प में अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए साधन जुटा रहा था, और बीच बीच में यूक्रेन इस तरह के हमले कर रहा था जिससे लग रहा था कि रूस के मर्म स्थल पर हमला करने की उसकी क्षमता को पूरी तरह से, न उसके मनोबल को रूस नष्ट करने में समर्थ हुआ है। सितंबर 2022 में रूस ने एक और अप्रत्याशित कदम उठाया, एक आंशिक लामबंदी, लिमिटेड पार्शियल मोबिलाइजेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसने शुरू किया। अर्थात सेना में नौकरी करने की उम्र वाले और सेहतमंद जवानों को सेना में भर्ती के लिए बुलाया गया। जिन जिन देशों में ड्राफ्ट होता है, अनिवार्य होती है सैनिक सेवा, वहां एक उम्र के बाद, एक सेवा में नौकरी पूरी करने के बाद 2 वर्ष की, 3 वर्ष की, ये लोग नागरिक हो जाते हैं। मगर राष्ट्र के संकट के वर्ष इनको पुनः बुलाया जा सकता है, और जब बड़ा संकट हो तो किसी को भी बुलाया जा सकता है। स्वयं यूक्रेन ने भले ही मोबिलाइजेशन इस तरह का नहीं किया, मगर उन्होंने भी घोषणा की थी कि 18 साल से ऊपर की उम्र के और 60 साल से कम उम्र के सभी पुरुष देश में ही बने रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, स्वयं स्वेच्छा से अपने को सैनिक के रूप में आएंगे। कुछ टेनिस के खिलाड़ी, कुछ बेले के नर्तक उनमें शामिल हैं, जिनकी काफी चर्चा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। मगर रूस ने जब ये लामबंदी की तो इसका विरोध रूस में आंतरिक दृष्टि से भी हुआ। यूक्रेन ने पूर्वोत्तर खार्किव के क्षेत्र में तेजी से जवाबी हमला किया, जिससे रूसी सैनिक इकाइयों को पीछे हटना पड़ा। जेलेंस्की ने 10 सितंबर को इजियम के युद्धग्रस्त शहर में जाकर खुद बड़ी दुस्साहसी ढंग से यूक्रेनी झंडा फहराया। यूक्रेन में लड़ने के लिए 3 लाख सैनिकों की आंशिक लामबंदी की घोषणा से जॉर्जिया और कजाकिस्तान में भर्ती होने से बचने वाले रूसियों की उड़ाने शुरू हो गई, और लोगों को लगा कि ये सहमति इस युद्ध के लिए रूस के नागरिकों की नहीं है। रूस भर में लगभग 1200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया इस्लामबंदी के खिलाफ। रूस ने आधिकारिक तौर पर 30 सितंबर को दोनेत्स्क, खरसोन, लुहांस्क पर अपना अधिकार कर लिया, ज़पोरिज़िया के इलाके के अलावा। अब यदि आप देखें तो उसको बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूस एक ऐसा राज्य है जहां जनमत का कोई प्रभाव नीति निर्धारण पर पड़ता हो, कहना कठिन है। तो अक्टूबर 2022 में यूक्रेन ने अनेक रणनीतिक हमले किए। एक पुल में एक बड़ा विस्फोट हुआ, जो पुल रूस और क्रीमिया को जोड़ता था। इस पुल की मरम्मत बहुत जल्दी की गई, मगर एक बार फिर ये बात स्पष्ट हुई कि इस तरह के आत्मघाती हमलों से या हिरावल दस्तों को भेजकर यूक्रेन रूस की को लोहे के चने चबाने की हालत में अभी भी है। जवाब में रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे की बमबारी शुरू कर दी। सर्दियों में बिजली और गर्म करने के लिए जो हीटिंग होती है वो बंद करने पड़े, पीने के पानी का अभाव होने लगा, दवाइयों का अभाव होने लगा, अस्पतालों ने काम करना बंद कर दिया। नवंबर 2022 में खेरसोन की मुक्ति का हमला यूक्रेनियन सैनिकों ने किया और खेरसोन में प्रवेश कर लिया। यूक्रेन की सीमा के पास पोलैंड में एक विस्फोट हुआ, जिसमें यूक्रेनी वायु सुरक्षा मिसाइल के विफल होने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। यदि आप देखें तो घटना छोटी लगती है, मगर ये पोलैंड के लिए और बाकी पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए, नाटो के लिए बड़ी चिंता का विषय है। यदि संयोगवश, दुर्घटनावश भी कोई ऐसी घटना होती है, कोई मिसाइल गलत निशाने पर जा लगता है और लोग ही समझते हैं कि ये रूसी हमला था, तो क्या इसका जवाबी हमला नाटो तत्काल करेगा या नहीं करेगा, या परमाणु युद्ध का संकट इससे कितना बढ़ जाता है, या पोलैंड और यूक्रेन के संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसी महीने बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहे यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टरों ने रूस में प्रवेश किया और सीमा से 20 किलोमीटर दूर बेलाग्रोद शहर में तेल के डिपो पर बमबारी की। ये पहली मिसाल थी जब रूस के क्षेत्र में घुसकर यूक्रेन के सैनिकों ने सफल हमला किया था। दिसंबर 2022 तक कठिन वसंत के संकेत आने लग गए थे। जाड़े के अंत की सुगबुगाहट थी। जाड़ा उतना कठिन नहीं पड़ा था जितना समझा जा रहा था। जेलेंस्की इस बीच अमेरिका गए। युद्ध की शुरुआत के बाद से देश के बाहर युद्ध की पहली राजकीय यात्रा थी। हाँ, वर्चुअल माध्यम से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को भी संबोधित किया था, अमेरिकन सेनेट को भी संबोधित किया था, हाउस ऑफ कॉमन्स को भी संबोधित किया था, यूरोपियन समुदाय को भी संबोधित किया था। यूक्रेन को उसके ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर रूसी हमलों को रोकने के लिए, मदद देने के लिए पैट्रियट मिसाइल भेजने की प्रणाली भेजने का वादा अमेरिका ने किया। क्रिसमस के दिन पुतिन ने दावा किया कि रूस यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है, किंतु रूसी राष्ट्रपति ने पहली बार अपने देश के आक्रमण को संदर्भित रूप से, सार्वजनिक रूप से
एक युद्ध शब्द का उपयोग किया। जनवरी 2023 में जर्मनी ने पहली बार सैनिक सहायता का कदम बढ़ाया। अब तक जर्मनी तटस्थ था, तटस्थ मतलब आर्थिक सहायता दे रहा था, पर सैनिक सहायता देने को राजी नहीं था। आखिरकार वह लेपर्ड 2 युद्धक टैंकों की आपूर्ति के लिए सहमत हो गया। अन्य नाटो सहयोगी ऐसा पहले से कर रहे थे। जैसा ही इस टैंक की डिलीवरी को हरी झंडी मिली, कीव ने फाइटर जेट्स के लिए मांग शुरू कर दी। जब जवाबी हमले के रूप में रूस ने बेलारूस के साथ सैनिक अभ्यास शुरू कर दिया। अब हम पहुंच जाते हैं फरवरी 2023 में। इस रक्त रंजित संघर्ष का 1 साल पूरा हो गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कीव के दौरे पर पहुंचे। अब कुछ लोगों का कहना था, वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो साठे हैं तो पाठे हैं, 80 वर्ष के हैं, वो पुनर्निर्वाचन के चुनाव के उम्मीदवार हैं, वो दिखा रहे थे कि वो दिलेर हैं, जाबाज हैं, पीछे नहीं हटते हैं किसी आक्रमणकारी की धमकी से। कुछ लोगों का मानना है कि उनका कीव पहुंचना अपने बाकी यूरोपीय साथियों को संकेत था कि यदि वो इतने खुले हाथ से मदद कर रहे हैं तो उनको भी बेहिचक यूक्रेन की मदद के लिए सामने आना चाहिए। इसके जवाब में जो पुतिन ने वार किया वो ये था कि उसने स्टार्ट परमाणु हथियार नियंत्रण संधि से अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया, अर्थात स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स जो थे उससे वो पीछे हट गया। ये अंतिम संधि थी जिसके आधार पर दो महाशक्तियों के बीच में एक परमाणविक अप्रसार का करार था। मगर इसको भी अनावश्यक तूल देना जरूरी नहीं है कि इस संधि के पहले भी इन दो महाशक्तियों के पास परमाणविक हथियारों के इतने बड़े जखीरे हैं कि वो कई कई बार एक दूसरे का पूरा ध्वंस कर सकते हैं, मानव जाति का संहार कर सकते हैं। रणभूमि पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। किसी एक पक्ष को निर्णायक जीत दर्ज करते देखना आज भी नामुमकिन है। इस तालिका पर नजर डालें जिसमें अनुमानित मूल्य है अमेरिकी डॉलर अरबों में, बिलियंस में। कनाडा ने 1.7 अरब दिए हैं, पोलैंड ने 2.3 दिए हैं। यदि आप देखें तो इसमें भी देने वाला सबसे ज्यादा अमेरिका है जिसने 18.1 अरब डॉलर दिए हैं। इसके बाद नंबर जर्मनी का आता है 4.1, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम का 3.9। तो यदि आप देखें तो सभी देशों ने बराबर इस बोझ को साझेदारी आर्थिक दृष्टि से भी नहीं की है। इस विषय का हमने पहले भी उल्लेख किया है, एक अलग तरह का शरणार्थी संकट देखने को मिला है। इस युद्ध के कारण एक अकल्पनीय मानवीय संकट पैदा हो गया है। हजारों यूक्रेनियन नहीं, लाखों यूक्रेनियन आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं, दसियों लाख विदेश भाग गए हैं। अकेले पड़ोसी पोलैंड में ही 90 लाख से अधिक, यूक्रेन से अधिक सीमा पार करने वालों की संख्या दर्ज है। ये थोड़ा भ्रामक आंकड़ा है कि जो लोग सीमा पार कर पोलैंड पहुंचते हैं वो फिर अन्यत्र भी यूरोपीय देशों में जा सकते हैं। बाद का स्थान रूस, हंगरी और रोमानिया का रहा है। रूस थोड़ा विचित्र आपको लग सकता है, मगर लोग जो लुहांस्क और दोनेत्स्क के इलाके से जो रूस समर्थक थे वो शायद रूसी भाषा अपने स्लावी बिरादरों के, जब यूक्रेन युद्ध भड़कने लगा तो उन्होंने भी शायद रूस की तरफ जाना बेहतर समझा। 24 फरवरी 2022 से 31 जनवरी 2023 तक यूरोप से, यूक्रेन से अन्य देशों में लगभग 1,84,00,000 सीमा पारगमन दर्ज किए गए। अब 1,84,00,000 एक बड़ी संख्या है उस देश को देखते हुए जिसकी कुल आबादी 4.1 करोड़ है। अब आप नजर डालें नक्शों पर। ये वो नक्शा है जो आपको दिखाता है जिसमें जो गुलाबी रंग से रंगा हिस्सा है वो हिस्सा है जो रूसी प्रभाव का, रूसी भाषी और रूसी प्रभुत्व वाला और वहां के ईसाई संप्रदाय का अनुयायी है। जो नीला आप धब्बा ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो इलाका है जो पहले रूस के कब्जे में था और जब खारकीव के बाद उसे वापस ले लिया है यूक्रेन ने रूसियों के कब्जे से। इसमें आप थोड़ा विस्तार से देख सकते हैं कि युद्ध का किस तरह से विस्तार हुआ है। 15 मार्च को स्थिति क्या थी, नीप्रो नदी के किनारे क्या था, इसमें ज्यादा फैला हुआ आपको दिख रहा है। फिर 29 अगस्त की स्थिति क्या थी, कुछ हिस्से आपको नीले आजाद यूक्रेन द्वारा कराए दिखने लगते हैं। 30 अक्टूबर तक ये हिस्सा और फैल जाता है और 13 नवंबर तक ये खासा बड़ा आकार इसका हो जाता है।
जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको अगर आप देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आज भी क्रीमिया वाले क्षेत्र को लेकर, ये क्रीमिया वाला क्षेत्र है, और यदि आप देखें इसके संग जो गुलाबी क्षेत्र सारा है, ये रूस के प्रभुत्व वाला, रूस के कब्जे वाला क्षेत्र है। इसको रूस ने स्वाधीन देशों का दर्जा स्वीकार करते हुए अपने में मिला लिया है। मगर उसके बाद भी इतना विस्तृत इलाका यूक्रेन का बचा है, पूर्वी यूरोप को जो पहुंचाता है पश्चिमी यूरोप के, पूर्वी यूरोप के की सरहद तक। तो ये ऐसा लगता नहीं कि अगर रूस को कोई नाटकीय सफलता युद्ध क्षेत्र में मिलती भी है तो वो इस इलाके के अलावा फैल सकता है। जितना रूस आगे फैलेगा उसको उसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा जो युद्ध के शुरू के दौर में हुआ था, कि उसकी लाइन ऑफ सप्लाई, उसकी रसद की जो पंक्ति है वो बहुत लंबी हो जाएगी, और जो देशभक्त यूक्रेनियन छापामार आक्रमणकारी हैं वो उसको अपना निशाना बना सकते हैं। तो रूस ये शायद करना समझेगा, उचित नहीं समझेगा। अब युद्ध की लाभ तो खैर छोड़िए, लागत की बात कर लें, युद्ध की कीमत की बात कर लें, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर। ओईसीडी का अनुमान है कि 2023 में विश्व की कुल अर्थव्यवस्था 2021 की तुलना में 2.8 ट्रिलियन यानी 2 खरब अमेरिकी डॉलर कम होगी, उसकी तुलना में जब रूसी सैनिकों ने यूक्रेन में प्रवेश किया था। अमेरिकी सेना का अनुमान है कि लगभग 1 लाख यूक्रेनी सैनिक हताहत हुए हैं, 40,000 यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। लोगों का मानना है कि इससे कई गुना ज्यादा, चूंकि आक्रमणकारी थे, रूसी सैनिक मारे गए हैं, भाड़े के सैनिक मारे गए हैं वैगनर ग्रुप के। अगस्त 2022 तक यूक्रेन सरकार, विश्व बैंक और यूरोपीय आयोग द्वारा किए आर्थिक लागतों के विश्लेषण का अनुमान है कि कुल प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति, डायरेक्ट डैमेज, 100 अरब अमेरिकी डॉलर से आसपास रहा है। बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए यूक्रेन की सबसे बड़ी लागत बढ़ती हुई ऊर्जा की कीमत और अनाज की लागत से आती है, विशेष रूप से उपभोक्ताओं के लिए। जो व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए जीवाश्म ईंधन उत्पादकों को यूएसए ने 2 खरब धन का हस्तांतरण किया है ताकि ऊर्जा सुरक्षा उसके संधि मित्रों को मिलती रहे यूरोप में। इसका प्रभाव कहीं न कहीं आर्थिक विकास की दर पर पड़ने ही वाला है, क्योंकि खुद अमेरिका भी आर्थिक मंदी की चपेट से पूरी तरह अभी उभरा नहीं है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण पर्यावरण को 26 अरब यूरो का नुकसान हुआ है, यह अनुमान यूक्रेनी सरकार का है। अंत में बात को समाप्त करने के पहले हमें एक दृष्टि डालनी चाहिए भारत पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले ये बात याद रखें कि शीत युद्ध के बाद से, उसके पहले से भी भारत और रूस के बीच एक विशेष आत्मीय संबंध रहे हैं, और मॉस्को भारत का सबसे बड़ा हथियार और कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता समझा जाता रहा है। कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता वो हाल में बनना शुरू हुआ है, पर हथियारों की आपूर्ति के मामले में वो हमारा सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार रहा है। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2011 से 2021 के दशक में भारत में रूसी हथियारों का आयात 60% था। अर्थात भारत इस युद्ध के गंभीर परिणामों से बच नहीं सकता। यदि रूस के पास खुद सैनिक साज सामान की कमी होती है, स्पेयर्स की, हथियारों की, तो क्या वो रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए भारत को जो उसने सैनिक सामान बेचा है उसकी आपूर्ति कर सकेगा? एससीओ के शिखर सम्मेलन के मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को याद दिलाई थी, मैं मानता हूं कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है, अर्थात युद्ध से यूक्रेन समस्या का समाधान नहीं हो सकता। गुटनिरपेक्ष रुख, एक संतुलित आधार पर भारत रूस को पूरी तरह से चीनी प्रभाव क्षेत्र में जाने के लिए अनुमति नहीं दे सकता। ये अनुमति शब्द आपको अटपटा लग सकता है, मगर भारत के लिए ये स्वीकार करना कठिन है कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस और चीन एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं कि यदि चीन का खतरा भारत पर मंडराता है तो रूस को मजबूर होकर चीन की तरफ झुकना पड़े। भारत आर्थिक रूप से, परिष्कृत टेक्नोलॉजी के रूप से पश्चिम पर निर्भर है, किंतु आज जब वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए चिंतित है तो रूसी हथियारों पर भी उसकी निर्भरता अधिक है। भारत ने हाल के दिनों में इस निर्भरता को कम करने की कोशिश की है, कभी फ्रांस, कभी इसराइल, कभी अन्य देशों के साथ, मगर अभी ये निर्भरता तत्काल घटेगी कहना कठिन है। भारत द्वारा रूस से सस्ता तेल खरीदने की यूरोपीय संघ के सदस्यों ने आलोचना की है, मगर भारतीय विदेश मंत्री ने इसका बड़ा सटीक उत्तर देते हुए कहा है कि भारत अपने राष्ट्र हित के संदर्भ में ही फैसले करता है, किसी और के हित को देखते हुए नहीं। यदि उसे लगेगा कि हम, और उन्होंने ये भी बात बेवकूफ कही कि स्वयं पश्चिम के देश कितनी बड़ी सीमा तक रूस से तेल खरीदते रहे हैं, और जो तेल चीन खरीद रहा है वो भी प्रकारांतर से कुछ यूरोपीय सदी मित्रों को मिल रहा है। अंत में भारत में जो वर्ष के अंत में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है,
उसमें भारत के सामने एक कठिन चुनौती रहेगी कि वो इस संतुलन को कैसे, राजनयिक संतुलन को कैसे बनाता है। दिल्ली से एक बड़ी भूमिका निभाने की अपेक्षा सारे संसार को है। भारत ये कोशिश कर सकता है कि युद्ध विराम के लिए कम से कम वो राजनयिक लामबंदी करे। अभी इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ।